हम लोग एक ऐसे एपिसोड को शुरू कर रहे हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जो हमारा ख़ास एपिसोड होगा, इस एपिसोड में हम बिहार को हम फ़ोकस करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं अशोक कुमार दुबे, प्रोफ़ेसर। और आज मैं असहयोग आंदोलन की चर्चा कर रहा हूँ। असहयोग आंदोलन और बिहार मेरा जो मेन फ़ोकस एरिया है, जो जैसा कि अभी मैंने बताया भी कि आने वाले जो भी हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम्स होंगे, इस सारे एग्ज़ाम्स में आज हमारे जो क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं, वो बिहार कहीं न कहीं कनेक्ट कर देता है। तो इस कनेक्शंस को देखते हुए आज हम टॉपिक शुरू करें। हिस्ट्री का भी पार्ट हो सकता है, मॉडर्न का भी पार्ट हो सकता है, और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हम देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी से भी इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारे विषय वस्तु से कहीं न कहीं वह मेल खाता होगा। तो आज का एपिसोड हमारा है असहयोग आंदोलन और बिहार, या कह सकते हैं बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रभाव, या आप कह सकते हैं कि बिहार में असहयोग आंदोलन का क्या इतिहास रहा। ये सभी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, ये कैसा लगेगा आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। और आज से हम इस तरह से आपको एपिसोड कंटिन्यू एक एक एपिसोड इसी समय हम आपको प्रस्तुत करने वाले हैं। चूँकि देखा जाए तो बिहार में जो है हमारा असहयोग आंदोलन की इतिहास यदि हम शुरू करते हैं, तो यह डेट होता है हमारा 4 से 9 सितंबर 1920 तक। ध्यान देंगे, 4 से 9 सितंबर 2020 तक हम देख सकते हैं कि चूँकि जो असहयोग आंदोलन थी, इस समय आप देखा कि 4 से 9 सितंबर 1920 तक कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। और उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी द्वारा खास तौर पे असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को वहाँ प्रस्तुत किया जाता है और पारित भी किया जाता है। लेकिन मैं बता दूं, इससे पहले ही राष्ट्रवादियों ने बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को पारित कर लिया था। और हम कह सकते हैं बिहार में ये प्रस्ताव पारित होने से पहले बिहार में असहयोग आंदोलन स्टार्ट भी हो चुके थे। उस समय की मैं बात बताता हूँ कि राजेंद्र बाबू जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, तो राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में 1 अगस्त 1920 को भागलपुर में बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का उस समय 22वां अधिवेशन चल रहा था, जिसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया। वहीं ब्रज किशोर प्रसाद की बात करें, तो इन्होंने इनके सुझाव पर हम कह सकते हैं स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में कहीं न कहीं सम्मिलित कर ली गई। तो देखो, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चंस तो स्पष्ट निकल गए कि पहला तो हुआ कि जब हम असहयोग आंदोलन 4 से 9 सितंबर तक होने वाली थी 1920, है ना? उससे पहले ही ऑलरेडी बिहार में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही हम कह सकते हैं कि बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में। और यह बिहार के भागलपुर में ये जो हमारा बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुई थी, जो 12वां कह सकते हैं अधिवेशन चल रही थी, इसमें इस संकल्प को पारित किया गया। और स्वराज जैसे जो सबसे असहयोग आंदोलन में ब्रज किशोर प्रसाद जी के द्वारा इसमें प्रस्तुत भी की गई। तो यह अपने आप में आपको एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद यदि देखा जाए तो जब असहयोग आंदोलन का जब समर्थन की बात होती है, तो समर्थन करने के हेतु हम कह सकते हैं बिहार के डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ब्रज किशोर प्रसाद, मजरूल हक, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, मोहम्मद सैफी जैसे नेताओं जो थे, इन्होंने बिहार विधान परिषद या विधान परिषद के चुनावों से इन्होंने सबसे पहली बार अपनी जो कैंडिडेचर था, उम्मीदवारी था, इसको इन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद राजेंद्र बाबू जो थे, उन्होंने अपना वकालत छोड़ दिया, जो उनका एक कह सकते आय का एक बहुत बड़ा स्रोत था। उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू करने हेतु उन्होंने पहली बार जो वकालत, एक कह सकते सफल वकील जो थे, इन्होंने अपने वकालत छोड़ देते हैं। अब राजेंद्र बाबू के भाई के बारे में चर्चा हो जाए, तो प्रसाद जी के भाई का नाम था महेंद्र प्रसाद, और इनको राय साहब का उपाधि दिया गया था। ध्यान देंगे, राय साहब की उपाधि जो थी अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। और यह ऐसे व्यक्ति हुए राजेंद्र बाबू के भाई, जिनका पूरा नाम यदि हम इनकी टाइटल के साथ बात करें, तो राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि जो थी इन्होंने उसी दौर में लौटा दिया। और जो अवैतनिक ये मजिस्ट्रेट के काम कर रहे थे, ये अपने मजिस्ट्रेट पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब सोचने वाली बात है कि कितनी तेजी से यह आंदोलन बिहार में बढ़ रहा होगा। ब्रज नंदन प्रसाद जी, महेंद्र प्रसाद, जो खास तौर पे देखा जाए तो राजेंद्र बाबू के भाई थे, तथा अनुग्रह नारायण सिंह जो औरंगाबाद से आते थे, ये सभी लोगों ने क्या किया, न्यायालय का इन्होंने बहिष्कार किया। जो अंग्रेजों के द्वारा न्यायपालिका थी, इस न्यायालय की इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। छात्रों को जो वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उस समय पटना की बात करूं, तो राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। और ये महाविद्यालय जो स्थापना की गई थी, इसका प्रचार जो थे वो राजेंद्र बाबू बनाए गए थे। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, छात्रों को जो वैकल्पिक का मतलब होता है, जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो शिक्षा होती है, इसे प्रदान करने के लिए पटना में राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुई, या पटना कॉलेज की स्थापना कर सकते हैं हुई। और यह इसकी जो प्राचार्य जो बने वो राजेंद्र बाबू बनाए गए। अब राष्ट्रीय महाविद्यालय की जो प्रांगण थी, उसी में हम बता रहा हूँ आपको कि महात्मा गांधी जी 6 फरवरी 1921 को आए, और बिहार विद्यापीठ का उन्होंने यहीं पर उद्घाटन किया था। मजरूल हक साहब जो थे, उनको महात्मा गांधी जब यहाँ पर आए और जब विद्यापीठ की स्थापना किया, तो इस विद्यापीठ के
कुलाधिपति के रूप में मजरूल हक जी को यहाँ पर कह सकते हैं अपॉइंटमेंट की गई। वहीं ब्रजकिशोर प्रसाद जी को कुलाधिपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया। अब बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे आज हम लोग एनआईटी पटना बोलते हैं, तो बिहार जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे, इसको छोड़ने वाले 15 ऐसे छात्र थे जिनको वैकल्पिक पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए मजरूल हक, जो अभी पटना में सदाकत आश्रम आप सुनते हैं, जो कांग्रेस का एक कह सकते हैं ऑफिस है ना? तो यह जो बिहार में कांग्रेस के जो ऑफिस, जिसे सदाकत आश्रम कहते हैं, जो आपको दीघा इलाका में पड़ता है, तो इसे मजरूल हक जी ने इसे स्थापित किया। और स्थापित करने के पीछे एकमात्र रीज़न थी कि जो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के जो 15 छात्रों ने जो पढ़ाई छोड़ी थी, वहाँ पर उनकी शिक्षा का व्यवस्था करने के लिए उन्होंने इस चीज़ों को स्थापित किया था। मौलाना मजरूल हक ने देखा जाए तो पटना के जो सदाकत आश्रम थी, वहीं से उन्होंने एक पत्रिका निकाला, या कह सकते हैं एक अखबार निकाला, और उस अखबार का नाम था द मदरलैंड्स। ध्यान देंगे, द मदरलैंड या दी मदरलैंड आप कहेंगे। तो जो द मदरलैंड जो अखबार थी, यह मौलाना मजरूल हक ने पटना के जो सदाकत आश्रम, और वर्तमान में भी ये कांग्रेस का आपका जो ऑफिस कर सकते हैं, तो यहाँ से इन्होंने शुरू करते हैं, प्रारंभ शुरू इन्होंने किया। और असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटेन के राजकुमार, जिसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स, उन्होंने पटना आया था। और याद रखिएगा, वो 22 दिसंबर 1921 को पटना उस समय ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स आया, और जिसका विरोध में पूरा पटना जो थी वह हड़ताल के रूप में बंद थी। पूरा हड़ताल पटना में थी। वह खास तौर पे प्रिंस ऑफ वेल्स को हम कह सकते हैं कि विरोध में पूरा पटना सन्नाटा सा छाया हुआ था, एक तरह से ऐसी हड़ताल थी। वहीं 26 जुलाई 1922 की यदि हम बात करें, तो पुनः मौलाना मजरूल हक को मदरलैंड्स में प्रकाशित एक लेख के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। जो द मदरलैंड अखबार यह निकालते थे सदाकत आश्रम से, और यह सरकार के विरुद्ध कुछ इन्होंने लिख दिया था, जिसके कारण मौलाना मजरूल हक साहब को अंततः अंग्रेज की सरकार जो थी, पूर्व प्रशासन जो थी, इन्हें अरेस्ट कर लेता है। अब असहयोग आंदोलन के दौरान देखिएगा तो जो पटना के फुलवारी शरीफ है, उसमें मौलाना सज्जाद नाम का एक व्यक्ति थे। तो मौलाना सज्जाद नाम के व्यक्ति के द्वारा इमारत सरिया नामक संस्था स्थापित किया गया। क्या नाम था? इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किया गया, जो आज भी वर्तमान में देखिएगा तो सक्रिय काम करता है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन को शुरुआत की गई, और लोगों से नशा छोड़ने की अपील तक की गई। तो प्रमुखता से यदि देखा जाए तो बिहार में 3 ऐसे व्यक्ति होते हैं, 3 जिला है जहाँ पर असहयोग आंदोलन के नेता जो थे बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। जैसे शाह मोहम्मद जुबैर ये मुंगेर में थे, उसके बाद दीप नारायण सिंह जो थे भागलपुर से थे, और मोहम्मद शफी जो थे मुजफ्फरपुर में थे। तो ऐसे 3 जिला से भी हम कह सकते हैं कि बिहार में असहयोग आंदोलन के नेता जो थे ये बहुत सक्रियता से आगे बढ़ रहे थे। और इस तरह से हम कह सकते हैं बिहार में जो असहयोग आंदोलन, जो महात्मा गांधी का एक सपना था, वो गांधी जी के सपना से पहले कहीं न कहीं बिहार में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया था। और अंग्रेज़ों को जो कहा जाता है मुँह तोड़ जवाब देना, इसके तहत कहीं न कहीं मुँह तोड़ जवाब देने की कोशिश की गई। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड आप ज़रूर बताएँगे। फिर मैं इसी तरह एक नए एपिसोड के साथ प्रत्येक दिन इतिहास, पॉलिटी, इस तरह के हम एक नए एपिसोड बिहार से कनेक्ट करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।